तो अब तक अपनी क्या हो गई थी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए थे। अब तक पूरा क्या पढ़ लिया अपन ने, पूरा पढ़ लिया कि लेखांकन क्या होता है। उसके बाद लेखांकन की अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी। परिभाषा के बाद अपन ने उसकी विशेषताएं पढ़ ली थी। विशेषता के बाद उसके महत्व पढ़ लिए थे कि लेखांकन की क्या महत्व है। फिर उसके बाद महत्व के बाद क्या पढ़े थे अपन ने, अकाउंटिंग के प्रारूप पढ़ लिए थे, क्या क्या प्रारूप होते हैं, जिसमें अपन ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, और एक कौन सी थी, मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन ही होगी। एक ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग अपन ने पढ़ ली थी। एक कॉर्पोरेट जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो पढ़ ली थी। तो ये अपन ने अकाउंटिंग के प्रारूप पढ़ लिए थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जो अवधारणाएं थे वो अपन ने कितनी पढ़ ली थी, पूरी 9 अवधारणाएं अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, ये आपने सीरियल में कहीं मिसमैच करके 9 अवधारणाएं पढ़ ली थी। 9 अवधारणा में अपन ने सारा सब देख लिया था। डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देख ली थी। अब अपना है कि लेखांकन परंपराएं क्या होती है और इनकी क्या चीजें होती है, लेखांकन परंपरा क्या होती है। पहले तो परंपरा के बारे में बात करते हैं कि परंपरा का मतलब क्या होता है। कि कुछ चीजें क्या होती है, उपयोगिता और महत्व के अनुसार कुछ चीजें दैनिक अपने प्रचलन में आ जाती है या जिनकी दैनिक रूटीन में आ जाती है। जैसे अगर बात करें अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होती है, शादी के बाद क्या होती है, जो महिलाएं होती है वो क्या रहती है, घूंघट में रहती है। और वो घूंघट में पहले थोड़ी ना रहती है, शादी के बाद ही रहती है। और घूंघट में रहते रहते ये क्या पूरी एक परंपरा बन गई, एक रूढ़ी बन गई, एक रीति बन गई कि जो भी महिला की शादी होगी उसको किस में रहना पड़ेगा, घूंघट में रहना पड़ेगा। या मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, शहरी में आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या है, एक तरीके से परंपरा बन गई। ऐसे ही क्या होता है, अकाउंटिंग में एक परंपरा बन जाती है कि कोई चीज अपन चलन में चला देते हैं और चलन में चलाते चलाते इतना हो जाता है कि वो एक सामान्य उसका नियम का रूप धारण कर लेता है। कि आप जैसे शादी के बाद आपको घूंघट करना ही होगा, वैसे अकाउंटिंग में होता है कि आप इस चीज की अकाउंटिंग करोगे तो आपको ऐसा करना ही होगा। वो अगर ऐसा ही करना होगा, एक नियम सा बन जाता है, सभी लोग उसको मानने लग जाते हैं, तो वो किसका रूप ले लेती है, परंपरा का रूप ले लेती है। और वो अकाउंटिंग की परंपरा है, तो इसीलिए उसे कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग परंपरा। ठीक है, तो उपयोगिता और महत्व के अनुसार कुछ चीजें आधिकारिक प्रचलन में आ जाती है और धीरे धीरे जीवन का आवश्यक अंग बन जाती है, जिसे बाद में प्रथाओं या परंपराओं के नाम से भी जाना जाता है। ये परंपरा ही धीरे धीरे सर्वमान्य हो जाती है, सब लोग इसको मानने लग जाते हैं और नियम, सिद्धांत तथा अवधारणाओं का रूप ये लेने लग जाती है। लेखांकन की बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, इन परंपराओं का अनुसरण नहीं करने पर कोई सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं होती। अगर आप इस परंपरा का पालन नहीं करोगे तो ऐसा कोई नहीं है कि आपने कोई जुर्म कर दिया, कोई आपने अशुद्धि कर दी। जैसे शादी के बाद आपको घूंघट निकालना होता है, घूंघट नहीं निकाले तो भी क्या होगा भाई, शादी के बाद कोई औरत को घूंघट निकालना होता है। घूंघट कोई औरत नहीं भी निकाले तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, समाज में कोई गलत चीज होगी क्या, कुछ नहीं होना। लेकिन क्या होता है कि सब लोग निकालते हैं तो अपन को भी अपन निकालना पड़ता है। तो ये चीजें होती है। अगर ऐसे ही इस केस में होता है, परंपरा को अगर कोई पालन नहीं करेगा तो कोई बड़ा आपने गुनाह नहीं कर दिया, आपको बस थोड़ा सा कोई आपको ऐसे नजरों से देखेगा कि अरे यार ये चीज इसको फॉलो नहीं कर रहा, इतना फर्क होना है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। लेकिन इसका पालन करने से लेखों की उपयोगिता बढ़ जाती है। अगर कोई आप परंपरा चल रही है उसको फॉलो करोगे तो आप उससे क्या होता है, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जैसे कोई बहू है, अगर वो घूंघट निकालती है तो उसकी क्या रहती है, इज्जत रहती है। लेकिन अगर गांव में सब औरतें घूंघट निकालती है, कोई औरत ऐसी आ गई जो घूंघट नहीं निकाले, तो उसकी क्या गांव में इज्जत रहेगी, क्या नहीं रहेगी। वैसे ही इसमें सारा सिस्टम होता है। वर्तमान में लेखों को अधिकाधिक उपयोगी बनाए जाने के कारण लेखांकन की बहुत सी परंपराओं का पालन किया जाने लगा है। और उनकी परंपराएं कौन कौन सी है वो अपनी है। सबसे पहले अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की परंपराएं, कॉन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म। पहली परंपरा है रूढ़िवादिता की परंपरा। हिंदी में इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता, इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवादिता का तात्पर्य यह है कि किसी लेखाविधि के विवरण में समस्त तथा संभावित हानियों को, चाहे उनकी वास्तविक राशियों का पता हो
या नहीं हो उसका आयोजन किया जाए, यानी कि प्रोविजन किया जाए। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि कोई अगर संभावित आपकी हानि, ऐसा लग रहा है कि आपको बिजनेस में इस चीज से आपको हानि होगी, तो हानि को आप पहले ही बुक कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या उसका व्यवस्था कर लो कि हाँ भाई ये हानि होगी, इसके लिए अलग से पैसा आप या फंड बना के रख लो। तो ये चीज कौन कहता है? रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिज्म। अर्थात एक लेखापाल को, अकाउंटेंट को लेखा करते समय सभी संभावित हानियों के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए, पहले से मामला सेट कर लेना चाहिए कि अपने को इस चीज में हानि होने वाली है, परंतु लाभ की पूर्ण आशा नहीं करनी चाहिए। हानि का तो आपने कर लिया कि यार मेरे को हानि होने वाली, पहले से व्यवस्था कर लो, लेकिन लाभ होगा तो उसके लिए पहले से व्यवस्था मत करो कि आपने पहले से ही कर लिया कि अरे यार अपन को तो प्रॉफिट बुक होगा, अगले साल अपन गाड़ी खरीद के लाते हैं, बिजनेस में ये काम करते हैं। वो नहीं करना। लाभ के केस में आपको व्यवस्था करनी है, सॉरी हानि के केस में आपको व्यवस्था करनी है, लाभ के केस में आपको व्यवस्था नहीं करनी। लेखांकन, इसे लेखांकन में सुरक्षा की परंपरा या बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हानि हो रही है, आप सावधान हो जाओ पहले से। लाभ हो रहा है, अच्छी बात है, चुपचाप बैठे रहो, कोई ज्यादा मजे वाली बात नहीं है। हानि हो रही है, पहले सावधान हो जाओ, पहले से पैसों का जुगाड़ कर लो, पहले से फंड बना लो। इस परंपरा में लेखांकन के उपयोग निम्न उदाहरण है: डूबत और संदिग्ध ऋणों तथा बट्टे के लिए देनदारों पर आयोजन का निर्माण करना। अब डूबत क्या होता है? बैड डेब्ट्स होते हैं। क्या मतलब होता है इसका? किसी को आपने उधार माल बेच दिया, सपोज करो 10,000 का, ठीक है, 10,000 का माल तो बेच दिया, लेकिन वो सारा कस्टमर ऐसा है कि पता नहीं यार देगा या नहीं देगा, या देगा तो रो रो के देगा। उसमें से आप ये मान के चलो कि 9,000 ही आपको आनी है। ये जो 1,000 रुपये आपको जो हानि हो गई ना, ये क्या है? आपकी डूबत है। बैड डेब्ट्स बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बैड डेब्ट्स बोलते हैं, BADDEBTS, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई कस्टमर ऐसा है कि 10,000 का माल उसको बेचा, 9,000 ही आपके पास आएंगे, 1,000 रुपये की आपको हानि होने वाली, तो 1,000 रुपये का आप पहले से प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन बना लो। प्रोविजन कैसे बनाओगे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पहले से ही 10,000 का डेटर है, उसको 1,000 से आप कम कर दो क्रेडिट करके, आपके बुक्स में डेटर्स कितने का आ जाएगा? 9,000 का। और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, इसको बैड डेब्ट्स है, इसको किस में ले जाओगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे। आपके थोड़े अकाउंटिंग कम समझ में आएगी शायद। अभी क्या करोगे? आपने क्या कर लिया? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, हाँ वो कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि आपने क्या कर लिया, पहली एंट्री में बैड डेब्ट्स को आपने डेबिट कर लिया 1,000 रुपये से। अब इसको किस में ले जाओगे? लाभ हानि खाते में ले जाओ। वो कैसे लेके जाओगे? डेबिट कर दिया तो उसको खत्म करना, तो आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे टू प्रोविजन और बैड डेट्स। क्रेडिट कर दिया कितने से? 1,000 से। पहले डेबिट किया था 1,000 से, खत्म करने के लिए क्या कर दिया? इसको 1,000 कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दो 1,000 से। तो ये प्रॉफिट में 1,000 का खर्चा चला गया और ये बैड डेट्स आपका खत्म हो गया, और उधर आपका 1,000 से क्या हो गया? डेटर्स कम हो गया। अब 9,000 ही आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खर्चा अपन ने पहले ही बुक कर लिया, 1,000 का अपन ने जुगाड़ कर लिया था। इसका मतलब ये हो, हानि अपन ने पहले ही बुक कर लिया, अपन ने पहले ही मान लिया कि इस साल अपना प्रॉफिट 1,000 से कम हो। स्टॉक का लागत मूल्य बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर मूल्यांकन करना। अब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको आप किस पर वैल्यू करते हो? कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट की अवधारणा यही कहती थी कि आप लागत मूल्य पे करो। लेकिन उसके बाद एक रूढ़िवादिता चली आ रही है कि अगर आपको लग रहा है कि सपोज करो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 का आपकी कॉस्ट पे पड़ा था, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर इसको बेचोगे तो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 रुपये तो आपके खर्चे ही हो जाएंगे उस माल को बेचने के, एडवर्टाइजमेंट करने।
उसका वसूली मूल्य क्या हुआ, 10,000 में तो बिकेगा, लेकिन 1,000 बेचने के लिए 1,000 का खर्चा करना पड़ेगा, तो वसूली मूल्य क्या हुआ 9,000। लागत कितने की है 10,000 की। तो आप दोनों में से जो भी कम होगा उस पर आप उसको वैल्यू करोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप कितने पे दिखाओगे 9,000 पे, ना कि 10,000 पे। तो ये क्या कहता है, रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है कि हानि को पहले बुक करो। कितने पे दिखाओगे 9,000। क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे दिखाओगे 9,000। ऐसे ही विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है। विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए आप आयोजन कर लेते हो। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, पर आपको डर रहता है कि शेयर मार्केट में मैंने पैसे तो लगा लिया, लेकिन उतार चढ़ाव के लिए आप क्या कर लोगे, पहले से प्रोविजन बना लोगे, और उसमें जो भी आपको लग रहा है कि अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी जिस चीज़ में आपने, जिस शेयर में आपने पैसा लगाया है, तो उसका पहले से ही आप खर्चा बुक कर लोगे। तो ये भी किस लिए, रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार। लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन न करना, बट्टे के लिए आयोजन न करना है। सपोज करो आपने किसी से उधार माल खरीदा, उधार माल कितने का खरीदा 20,000 का खरीदा, लेकिन अपन पेमेंट करते टाइम अरे यार भाई साहब यार थोड़ा कम करना है यार, 20,000 का माल थोड़े ना है, आपने 20,000 का लगा दिया, आपने हमारे रेट ज़्यादा लगा दिया, अरे यार थोड़ा कम करो, तो कुछ तो डिस्काउंट दो। और डिस्काउंट करके कितना आपको, उनको लग रहा है कि यार वो 1,000 रुपये का डिस्काउंट तो कर देगा, लेकिन उस 1,000 का क्या अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट का ऊपर क्या नहीं करेंगे, बुक नहीं करेंगे जब तक कि वो मिल नहीं जाता। तो इसलिए इसका क्या करेंगे, प्रोविजन नहीं बनाएंगे 1,000। डेटर्स के केस में बनाएंगे क्योंकि वो अपना डूबत है, ये क्या अपना प्रॉफिट है, तो इसके लिए नहीं बनाएंगे। तो क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार नहीं बनाएंगे। आपको ध्यान में रखना है, डेटर्स पे कभी आप डिस्काउंट नहीं लोगे, प्रोविजन नहीं बनाओगे, मिलेगा तभी बनाओगे, लेकिन क्रेडिटर्स की बात करूँ, डेटर्स पे आप बनाओगे। अनिश्चित जीवन काल वाली, हाँ डिस्काउंट पे अगर आप डेटर्स पे है, तो अगर आपको लग रहा है कि डेटर्स अपने से डिस्काउंट ले लेगा, तो आप उसको पहले ही बुक कर लो प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आपको लग रहा है कि आपने जिससे माल खरीदा वो अपन को डिस्काउंट दे देगा, तो आप उसको पहले बुक मत करो, जब डिस्काउंट मिले तभी बुक करो। अगला है आपका अनिश्चित जीवन काल वाली अमूर्त संपत्तियां जैसी खाती को आप अपलिखित कर दो। अनिश्चित जीवन काल की, जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस पूरा सेटअप कर लिया, मेरी एक यहाँ पे गुडविल हो गई। अब गुडविल हो गई तो इसको क्या करोगे, आप इसको राइट ऑफ करोगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से गुडविल बनाने के लिए भी आपने कुछ खर्चा किया होगा, तो खर्चे को आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। उस खर्चे को डालने के लिए कौन कहता है, रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है। अगला है हाथ की सीधी रेखा पद्धति की तुलना में WDV विधि को अपनाना। जो आपकी डेप्रिसिएशन मेथड है, सीधी रेखा पद्धति क्या कहती है, मैं समझा देता हूँ। आस्त्र की वैसे बहुत सारी पद्धति हैं डेप्रिसिएशन की, चार्ज करने की, दो मेन है। दो कौन कौन सी मेन है, एक होती है सीधी रेखा पद्धति, सीधी रेखा पद्धति तो ब्रैकेट में बोलते हैं SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे कोई आपने एसेट खरीदी 20,000 की, और उसकी लाइफ कितने की है 10 साल की, तो हर साल कितना खर्चा आप डेप्रिसिएशन में बुक करोगे, 2-2 हज़ार रुपये। हर साल कितना करोगे, 2-2 हज़ार रुपये। ऐसा कि कब तक करोगे, पूरे 10 साल तक करते रहोगे 2-2 हज़ार रुपये। ये तो हो गई आपकी सीधी रेखा पद्धति। अगर आप इसको चार्ट में लेके जाओगे तो आपकी सीधी ऐसे लाइन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे ये 2,000। एक दूसरी होती है रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड को हिंदी में बोलते हैं अपलिखित मूल्य विधि। दूसरी मेथड है आपकी अपलिखित मूल्य
विधि, यानी कि WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं अंग्रेजी में, WD। इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लो कि कोई असेट है उसको डेप्रिशिएट करो आप 10% के हिसाब से, ये 20,000 है, 10,000 के हिसाब से कितना हो रहा है, 2,000 है। 2,000 अगर 20,000 का निकालते हैं तो कितना हो गया, 10% होता है। तो आप इसको हर साल क्या करोगे, 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करोगे। लेकिन 10% जो लगाओगे वो 20,000 पे ना लगा के जो वैल्यू आपकी घटती जाती है ना उस पर लगाओगे। जैसे पहले साल की बात करें तो आप 20,000 पे आप 10% लगाओ, कितना हो गया, 2,000। दूसरे साल अब असेट की वैल्यू आपने 2,000 घटा दी, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, घट के 18,000 हो गई। अब इस पे 10% लगाओ तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन, 1,800। फिर आप 18,000 में से 1,800 घटाओ, कितना हो गया, 17,000, 16,200 बचता है। फिर इसका 10% लगाओ तो कितना हो रहा है, 1,620। ऐसे फिर 16,200 में 1,620 घटाओ। तो ये क्या चीज होती है, WDV मेथड। अब रूढ़िवादिता परंपरा ये कहती है कि आप सीधी रेखा पद्धति ना अपना के कौन सी पद्धति अपनाओ, WDV पद्धति अपनाओ। क्यों, क्योंकि इसमें यह होता है कि आप ये मान रहे हो कि जो गिसावट हो रही है फिक्स एसेट्स में हर साल बराबर हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मोबाइल है तो मोबाइल में क्या होता है, अगर आपने मोबाइल खरीदा नया नया तो पहले साल लाते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये तो है। सपोज करो पहले साल में 2,000 टूट गई, हाँ 300 हाँ वो कम होता है। तो इसमें क्या होगा कि पहले साल में जैसे आपने लिया तो कुछ वैल्यू तो कुछ पैसे तो वैसे ही टूट जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन क्या अगले साल भी 2,000 रुपये टूटेंगे क्या, नहीं, कम टूटेंगे। फिर धीरे धीरे कम टूटेंगे, कम टूटते 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 फिर बाद में बहुत कम टूटते, फिर लास्ट में काम आते आते बहुत कम डेप्रिसिएशन होता जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है, अपलिखित मूल्य विधि ये होती है। अरे यार इस सपोज करो आपने लाया और अगर आपको बेचना है तो 1,000 2,000 तो वैसे ही टूट जाते हैं लाते ही, कोई चीज नई चीज लाते। लेकिन अगले साल उसकी आपने तोड़ दिए, 2,000 रुपये तोड़ दिए, क्या अगले साल भी 2,000 टूटेंगे क्या, नहीं। कोई सेकेंड हैंड खरीदो आप, इसको ऐसे लो, कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदी आपने, और सेकेंड हैंड चीज को जैसे आपने कोई चीज 40,000 की मोटरसाइकिल खरीदी, आप दोबारा उसको इतनी कैबिलियत होती है कि दोबारा आप उसको 40,000 में बेच दो, 40 में नहीं तो 39 में तो बेच ही दोगे। लेकिन कोई नई चीज खरीदो आप, नई चीज आप 40,000 की खरीदोगे तो आप दोबारा किसी को सेकेंड हैंड में 40,000 में बेच सकते हो क्या, कम से कम 2-5 हज़ार तो लाते आपके टूट जाएंगे। तो यही कह रहा है कि आपको अगर कोई भी एसेट आपने ली है तो शुरुआत में आप उसको ज़्यादा डेप्रिशिएट करो, फिर धीरे कम करते 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 उसको जीरो पे ले आओ। लेकिन सीधी रेखा पद्धति में क्या कहता है कि आपने 2-2 हज़ार रुपये हर साल ही आप घटाओ। तो ये क्या सही तरीका है कि ये सही तरीका है, WDV वाला सही तरीका है। तो रूढ़िवादिता कहती है कि आप ये वाला तरीका फॉलो करो, सही तरह सही। संयुक्त जीवा पॉलिसी की प्रीमियम को चुकाई गई राशि के बजाय समर्पण मूल्य पर चिट्ठे में दिखाया जाना। समर्पण मूल्य क्या होता है, सरेंडर वैल्यू, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू क्या होती है पॉलिसी के केस में, देखे बताओ आप मुझे, पॉलिसी वाली करवाते हो ना, है कुछ आइडिया, 12th पूरी पढ़ ली है, उसमें पार्टनरशिप में वो पहले पॉलिसी वॉलिसी कराते हैं, उसमें सरेंडर वैल्यू खूब बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि सरेंडर वैल्यू क्या होती है, या कभी दिमाग में आया नहीं, हाँ नहीं आया। मैं बताता हूँ सरेंडर वैल्यू क्या होती है। क्या होती है कि बहुत से लोग जैसे पार्टनर्स होते हैं ना, सरेंडर वैल्यू, पार्टनर होते हैं बहुत सारे, जैसे सपोज करो 4 पार्टनर, 4 पार्टनर मिलके क्या कर रहे हैं, पूरी पार्टनरशिप चला रहे हैं। तो चारों पार्टनर के कुछ हो जाए कर जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं कि जॉइंट बीमा पॉलिसी ले लेते हैं, जॉइंट पॉलिसी, ठीक है।
अब ये पॉलिसी लेते हैं तो हर साल क्या होता है, इनका प्रीमियम चुकाते हैं हर महीने या हर साल जिस हिसाब से। तो हर साल अगर मान लो हर महीने की बात करो, अगर ये 1000 रुपये भी प्रीमियम चुकाते हैं और ऐसे चुकाते चुकाते अगर मान लो इनको 1.5 साल हो गए, 18 महीने हो गए, तो इन्होंने उनकी चुकाई गई प्रीमियम की राशि कितनी है, कितनी हो गई, कितने का प्रीमियम इन्होंने चुका दिया? हाँ, 18,000 चुका दिए। अब लेकिन अगर 18 महीने बाद आज की डेट में उस पॉलिसी को अपन मान लेते क्लोज कराते हैं और ये पॉलिसी ऐसे 60 महीने की है, मतलब 5 साल की है। तो अगर आप इस पॉलिसी को साल के 20 में ही अगर अपन इसको क्लोज कराते हैं या सरेंडर करते हैं तो क्या पूरे 18,000 अपन को मिल जाएंगे क्या? LIC दे देगी कि आपने जितने पैसे जमा कराए उतने के उतने दे देगी, कि अगर बीच में आपने उसको तोड़वा रहे हो LIC? नहीं देगी, वो काटेगी, हो सकता है 10% काट ले। हाँ, तो फिर मिलता है विद बोनस के साथ मिलता है। लेकिन अगर भी इसको बीच में तोड़ाते हैं तो उसको क्या मिलता है, पैसे काटेगी इसमें। सपोज करो उसमें से ये 2,000 रुपये काट के आपको पेमेंट कर, और अगर मान लो सपोज करो आज के दिन उसको कटवाते हैं, सरेंडर कराते हैं, तो अपन को कितने पैसे मिलेंगे? 16,000 मिलेंगे। ये 16,000 ही क्या है, आपकी सरेंडर वैल्यू। कि आज इसको अगर समर्पण कराएं, आज इस पॉलिसी को अपन सरेंडर कराएं, तो अपन को कितने पैसे मिल जाएंगे, वो कहलाता है सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू क्या है, जितना आपने जमा कराया उससे कम ही पैसे मिल रहे हैं, कम ही मिल रहे हैं, तो कम ही मिल रहे हैं। इसका मतलब यह कि आपने 18,000 जमा कराए, 16,000 आप मिल रहे हो, तो 2,000 का आप लॉस बुक कर रहे हो। तो ये चीज कौन कहता है? रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है कि आप इसको 18,000 पे बुक ना करके आप इसको 16,000 पे बुक करोगे। आ रहा है समझ में? ये आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा होगी। हो गया। ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का उसके निर्गमन के समय ही प्रावधान करना। ये आपने पढ़ा होगा 12th में, डिबेंचर्स होते हैं, उनका रिडम्पशन करते हैं। सुना है रिडम्पशन? पढ़ा तो होगा डिबेंचर 12th में। रिडम्पशन भी सुना है? शोधन क्या होता है? शोधन मोचनीय मतलब सं... अरे शोधन मोचनीय है, मोचन का मतलब क्या है? संकट मोचन है कि क्या है? कुछ आइडिया? तो मन तो करना ही होगा मेरे को। कंपनी ने क्या किया, लोगों से पैसे उठाए। पैसे कैसे उठाए? लोन के रूप में उठाए। कितने उठाए? 5 लाख रुपए उठाए। अब 5 लाख ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति से 5 लाख ले लिए, 1,000 व्यक्ति हैं, या 10,000 मान लेते हैं अपन, 4 जीरो यहां से कम कर दिए, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 50 रुपए है। ठीक है, तो कितना मिल गया अपन को? 5 लाख रुपए मिल गए कंपनी को। 10,000 डिबेंचर इश्यू करे, शेयर की जगह डिबेंचर इश्यू करे, एक डिबेंचर की वैल्यू 50 रुपए, तो कितने के हो गए? 5 लाख के डिबेंचर हो गए। कंपनी को क्या मिल गया? लोगों से लोन मिल गया। लोन ही है एक तरीके से। अब इन लोन को भाई साहब कंपनी क्या करेगी? चुकाएगी भी तो सही। भाई किसी से लोन लेते हैं तो उसको क्या करता है, होता है चुकाना भी होता है। तो लोन के केस में अगर सिंपल लोन होता है तो उसको बोलते हैं अपन रीपेमेंट। ठीक है, बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उसको अगर आप रीपे कर रहे हो, अगर आपने बैंक से लिया है तो उसको रीपे कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं अपन रीपेमेंट। लेकिन अगर यही आपने जनता से लिया है एज ए डिबेंचर के रूप में, अगर इनको रीपे कर रहे हो, इनको अगर रीपे कर रहे हो, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? रिडम्पशन। REDEMPTION, रिडम्पशन। रिडम्पशन बोल दो, इनको मोचन बोल दो, इनको शोधन बोल दो, एक ही मतलब होता है इनका। आ गया समझ में? अब रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है?
कि अगर ऋण पत्रों का शोधन आप प्रीमियम पर कर रहे हो, प्रीमियम का मतलब यह है कि आपने 10,000 डिबेंचर आपने खरीदे। देखो मैं समझा देता हूं आपको डिबेंचर क्या कॉन्सेप्ट। 10,000 आपके डिबेंचर थे, एक की वैल्यू कितनी थी 50, और एक डिबेंचर पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बात करूं तो वो कितना परसेंट वाला था, 12% वाला था। ठीक है, तो हर साल कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर पे क्या लेगी, ब्याज देगी। हर साल ब्याज तो दे रही है दे रही है दे रही है दे रही है, जितना भी बनता है उसका 5 लाख पे 12% कितना हो गया, 60,000 रुपये हर साल वो ब्याज दे रही है डिबेंचर पे शेयर होल्डर को। ठीक है, अब ऐसे करके वो 5 साल बाद में क्या है, उनको रीपे करना है कंपनी को। अब 5 साल बाद वो कितना रीपे करेगी, पूरा 50 करेगी या 50 से ज्यादा करेगी। कंपनी की इच्छा होती है, यार मैंने आपसे 50 रुपए में दिया, आपने मेरे को संकट के समय आपने मेरे को पैसा दिया, मैं आपको खुश होके 50 रुपए डिबेंचर की जगह मैं आपको 60 रुपए दूंगी, रीपे में मैं आपको 60 रुपए करूंगी। ये जो 50 रुपए से जो 60 रुपए ज्यादा है वो कितना ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। ये 10 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं तो ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम पर ये जो प्रीमियम है वो 10 रुपए आपने ज्यादा दे रहे हो, वो कब दे रहे हो आप, 5 साल बाद दे रहे हो। 5 साल बाद देना है कंपनी को, और उसको पता है कि अपन 50 की जगह अपन 60 रुपए रिपे करेंगे। तो ये जो 10 रुपए है वो कितने साल बाद देंगे, आज अपन इसका खर्चा आज से ही बुक करना शुरू कर देंगे। कितना हो गया, 2 रुपए एक डिबेंचर पे। ऐसे कितने डिबेंचर थे अपने, 10,000। तो हर साल अपन कितना खर्चा बुक करेंगे, 20,000 का खर्चा हम हर साल प्रीमियम के रूप में बुक करना शुरू कर दें। तो ये चीज कौन कहता है कि हर साल आप 20,000 रुपये बुक करना शुरू कर दो, रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है कि भाई आप हर साल 20,000 रुपये बुक करना शुरू कर दो, तो जैसे ही 5 साल होगी तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 1 लाख रुपए हो जाएंगे। 1 लाख रुपए आपके पास हो जाएंगे। 1 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा 10 रुपए दे रहे हो, 10,000 शेयर पे ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो कितना दे रहे हो आप, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना। तो 5 साल बाद ऑटोमेटिक अगर 20,000 रुपए आप सेव करोगे तो 1 साल बाद 1 लाख रुपए आपके हो जाएंगे, और वो एक्स्ट्रा पैसे आप उनको दे दो। ये कौन कहती है, रूढ़िवादिता की परंपरा, कि जो खर्चा भविष्य में होने वाला है उसका लिए आज से ही व्यवस्था करनी शुरू कर दो भाई। तो एग्जाम में और आपके जो कंपटीशन की एग्जाम आप दोगे, कभी भी कोई जूनियर अकाउंटेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि डिबेंचर्स पे आपको प्रीमियम पे इशू करना है, और प्रीमियम पे इशू करने के लिए आपको प्रोविजन बनाना है। तो वो प्रोविजन आपको किस अवधारणा या किस परंपरा के अनुसार आता है। पहला ऑप्शन दे देगा पूर्ण प्रकटीकरण, दूसरा दे देगा रूढ़िवादिता, तीसरी दे देगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, चौथी दे देगा कोई और कॉन्सेप्ट। तो आपको सेलेक्ट करना रहेगा, तो आपको सेलेक्ट करना है रूढ़िवादिता की। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आते हैं रियल में। अगली आपकी जो परंपरा है वो है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, फुल डिस्क्लोजर की सारी सूचनाएं सभी दो। ऐसे नहीं कि कोई तथ्य आप छुपा लो। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, तो आप कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो, कौन सी मेथड नहीं फॉलो कर रहे हो, किसी पे प्रोविजन बना रहे हो तो कितना % बना रहे हो, सारा नहीं इसके नीचे लिखे। तो वर्ष भर में किए गए व्यवहार का सारांश अंतिम खातों के रूप में प्रकट किया जाता है। लाभ हानि खाता वर्ष भर की क्रियाओं का प्रतिफल प्रदर्शित करता है कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। तो चिट्ठा वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इन अंतिम लेखा विवरणों में स्वामी, ऋणदाता, बैंक, कर्मचारी, सरकार, समाज आदि सभी का हित होता है, और सभी इसके क्या होते हैं, यूजर होते हैं। इन्हीं पर विश्वास करते हुए इनमें प्रदत्त सूचनाओं से प्रभावित होकर सभी पक्षकार अपने अपने डिसीजन लेते हैं। अतः कुशल लेखापाल को चाहिए कि उसके द्वारा जो बनाए गए विवरण पत्र है पूर्णतः क्या हो, एकदम सत्य हो। सत्य हो एकदम, सत्य का मतलब हो एकदम सही हो, ऐसे नहीं कि फ्रॉड हो। सत्य हो, जैसे माल खरीदा तो हाँ एक्चुअल में खरीदा ही होना चाहिए, तथा संपूर्ण सूचनाओं को उनमें दिखलाया जाए, सारी सूचना उसमें हो। अस्पष्टता या संदिग्धता उसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आइटम है बैलेंस शीट में जो कि पढ़ने से या देखने से समझ में ना आए। तो इस परंपरा के आधार पर ही वर्तमान में अधिकांश कंपनियां पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े देती है।
इस परंपरा के अनुसार इस साल की बैलेंस शीट के साथ एक कॉलम पिछले साल की बैलेंस शीट का बनाती। क्यों बनाती? कि आप तुलना कर सको। अनुसूचियों के रूप में विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती है। जैसे एक आता है उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में आप देखो होंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर हिंदी में बोले तो विविध लेनदार। विविध लेनदार बैलेंस शीट में दे दिया। अब उसके नीचे एक चार्ट शेड्यूल बनाती है कि विविध लेनदार कौन कौन से, ए का इतना पैसा, बी का इतना पैसा, सी का इतना पैसा, डी का इतना पैसा। तो शेड्यूल बनाती है प्रॉपर कि किस किस आदमी का कितने पैसे। तो ये क्या होती है? एक संपूर्ण सूचना होती है। ऐसे नहीं कि विविध लेनदार में कौन लेनदार। तो वो सारी चीजें क्या होती है? पूर्ण प्रकटीकरण के अंतर्गत इनको क्या होती है? बताना होता है। एक लेखापाल को अंतिम खाते बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। स्थायी संपत्ति या विनियोग तथा स्कंद किस आधार पर आपने स्थिति विवरण में आपने दिखाया। स्थायी संपत्ति आपने किस पे वैल्यू किया है? कॉस्ट पे किया है, मार्केट वैल्यू पे किया है, तो वो बताओ आप। विनियोग है उसको किस पर वैल्यू किया है। स्टॉक, स्कंद का मतलब होता है आपका स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को आपने किस पर वैल्यू किया है और वैल्यू करने का तरीका क्या है। फीफो है, लिफो है, कौन सा मेथड है। फीफो लिफो क्या होता है वो आगे देखेंगे अपन। सुना है नाम फीफो मेथड, लिफो मेथड, एवरेज मेथड। पिछली लेखा अवधि और वर्तमान लेखा अवधि में कोई अपने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं कोई पॉलिसी में, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। इससे अंतिम खातों पर पड़ने वाला प्रभाव भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि हम पहले ये मेथड फॉलो कर रहे थे, फीफो मेथड, अब लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। लिफो मेथड फॉलो करने से क्लोजिंग स्टॉक इतने से ज्यादा आ रहा है, इतने से ज्यादा आ रहा है, तो इस साल इस वजह से इतना प्रॉफिट अपने इसमें ज्यादा आ रहा है। तो सारी चीज अपन इसको क्या दिखाएंगे? पूरा नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट के नीचे कि हमने इस बार क्लोजिंग स्टॉक को फीफो मेथड की जगह लिफो मेथड फॉलो किया है, उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपये से ज्यादा आ रहा है। जब क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपये ज्यादा आ रहा है तो इस साल का प्रॉफिट 5,000 रुपये से ज्यादा दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। जो तथ्य लाभ हानि खाते और चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किए जाते उसे टिप्पणी के रूप में स्पष्ट किया जाता है। अंतिम खातों में किन किन तथ्यों को कम से कम अवश्य प्रकट किया जाए, इस संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम में चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक, बस थोड़ा सा और है चैप्टर में। एक होता है महत्वता की परंपरा, यानी कॉन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को आप बैलेंस शीट में दिखाओ, ऐसे नहीं कि सभी चीजें दिखाओ। अब मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? जो रिलेवेंट है वही चीजें आप दिखाओ, इररिलेवेंट चीजें मत दिखाओ। ऐसे नहीं कि आप अलग अलग चीजें दिखा दिए, जैसे आपने फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स या स्टॉक है, स्टॉक में आपके पास आप जो खरीद बेच करते हो वो तो वही है, साथ में आपने क्या कर रखी, आलपिने भी खरीदी थी, तो उठा के आप बैलेंस शीट में आलपिन भी दिखा रहे हो जो कि 5-10 रुपए की। तो उनको आप सिंपली अदर खर्चे में आप दिखा के आप दिखा सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको P&L में आलपिन खरीदी है तो एक आलपिन एक्सपेंसेस अकाउंट आप बना रहे हो, उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी आप दिखा सकते हो। तो मटेरियलिटी का मतलब ये है कि इस परंपरा के अनुसार एक लेखापाल को उन्हीं तथ्यों तथा घटनाओं को वार्षिक लेखाओं में प्रदर्शित करना चाहिए जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्व की हो। व्यवसायिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण तथा सारी इन बातों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कम महत्व की है। कौन सी घटनाएं और तथ्य महत्वपूर्ण है, ये व्यवसाय के आकार, प्रकृति और स्वामी को देखते हुए उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। कोई चीज किसी के लिए मटेरियल हो सकती है, कोई चीज किसी के लिए इमटेरियल हो सकती है। मतलब कोई चीज किसी के लिए महत्व वाली हो सकती है, कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए कम महत्व की होती है। जैसे अगर बात करें तो रिलायंस धीरू भाई अंबानी के लिए 1-2 करोड़ का अगर कोई पैसे लेके भी भाग जाता तो उसके लिए छोटी मोटी बात, कोई उसके ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। वही एक छोटा व्यापारी है जिसकी सेल ही पूरी करोड़ की होती है, उसमें से भी कोई 1-2 लाख रुपए दे के भाग जाएगा तो उसके लिए बड़ी बात है। तो वो मटेरियलिटी अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग होती है। वहीं दूसरे व्यवसाय के लिए अन्य चीज महत्वपूर्ण हो सकती है। निरर्थक तथा कम महत्व की बातों को अंतिम खाते में प्रदर्शित करने से अंतिम खाते अनावश्यक रूप से बड़े हो जाते हैं। कि हम खर्चे दिखा रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और भी खर्चे, आलपिन अकाउंट डेबिट, सुई अकाउंट डेबिट, टूथ पिन अकाउंट डेबिट, ये सारे अकाउंट डेबिट। तो ऐसे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सारा बड़ा हो जाएगा। उसके इसमें जो मटेरियल वाली चीजें उन्हीं को आप सेग्रीगेट करके खर्चे दिखाओ, बाकी को आप अदर उसमें दिखा दो। तो समय और श्रम का अपव्यय भी होता है। इस संबंध में निम्नलिखित 2 बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए।
क्या जो भौतिक सूचना देनी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन करना है किस चीज़ को दिखाना नहीं दिखाना, मटेरियल है या नहीं है। उसके लिए क्या जो आप भौतिक सूचना आप दे रहे हो बैलेंस शीट में या P&L में वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, एवं उसे उसी रूप में न देकर वैकल्पिक ढंग से भी क्या वह संबंधित पक्षकारों को निर्णय को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। जो आपके बिजनेस से रिलेटेड पक्षकार है उसकी वजह से अगर मान लो अगर उसको दिखाते हैं तो अगर मान लो उसका डिसीजन चेंज होगा या नहीं होगा अपनी कंपनी के बारे में, तो उसके बारे में आपको सोचना। अगर डिसीजन चेंज होता है अगर उसको दिखाने या नहीं दिखाने से तो वो मटेरियल है तो उसको दिखाना जरूरी होता है। जैसे कि वर्ष के अंतिम दिन एक बड़े व्यवसाय में बची हुई आलपिनों की गणना करना, पूरी तरह काम में न ली गई पेंसिलें कार्बन का स्टॉक के रूप में प्रदर्शित करना, पूर्ण विवरण देना लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य, लेकिन ऐसी सूचना विस्तृत रूप से देखने की में समय और शक्ति का व्यर्थ करना है। इसे कुल मिलाकर स्टेशनरी के खर्चे के रूप में भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे क्या पूर्ण शुद्धता आवश्यक है? क्या सापेक्ष शुद्धता से काम नहीं चल सकता? करोड़ों रुपए के व्यवसाय के अंतिम खातों के मदों में पैसों तक का प्रदर्शित करना उपयुक्त नहीं करा सकता। किसी का टर्नओवर करोड़ों का है और आप उसमें पैसों का भी आप दिखा रहे हो कि इस बंदे को इतने की सेल करी, इतने रुपए इतने पैसे की सेल करी, वो दिखाना जरूरी नहीं है। आप उनको राउंड ऑफ करके भी दिखा सकते हैं। इनकी गणना निकटतम गणना में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी परंपरा के आधार पर यह तथ्य भी सामने आते हैं कि क्या सभी प्रकार के व्यय और छोटी संपत्तियों के लिए अलग अलग खाते खोलना आवश्यक है। उपयोगिता के आधार पर इन छोटे छोटे खर्चों को विविध व्यय के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है और छोटी छोटी संपत्तियों को उसी वर्ष के खर्चों के रूप में मानकर राइट ऑफ कर दिया जाता है। जैसे छोटी छोटी स्टेशनरी है वो है तो सही, जैसे आपने खरीद ली स्टेशनरी, आपने खरीद ली, सपोज करो आलपिने खरीद ली 5-10, वो 1 साल में खत्म होकर 2 साल तक चलेगी। तो अगर उसको 2 साल में चलेगी तो आप सिंपली छोटा मोटा खर्चा है 1 साल में खत्म करो। अब लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार ये नहीं 1 साल से ज़्यादा में इसका लाभ मिल रहा है, आप इसको 2 साल में लेके जाओगे तो बिना फालतू का काम है। तो इसलिए अपन को मटेरियलिटी को भी ध्यान में रखना। सोना नहीं है, पानी पी सकते हो आप। चौथी है संगति यानी कि एक रूपता की अवधारणा है। एक रूपता का मतलब है कि जो नियम आप पिछले साल फॉलो कर रहे हो वही नियम आप इस साल भी फॉलो करो। ऐसे नहीं कि पिछले साल आप लिफो मेथड फॉलो कर रहे थे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, इस साल आप एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं, अगले साल आप फिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसके अगले साल जाने कौन सी मेथड फॉलो करो। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। आप जो भी है एक नियम बांध लो, उसी को आप फॉलो करो। नियम में जब तक चेंज नहीं करो जब तक कि कोई कानून ना कहे, या उस नियम को चेंज करने का लॉजिक ये होगी उससे बेटर प्रेजेंटेशन अपना हो सके, तब तक आप चेंज नहीं करना। लेखांकन में बहुत से व्यवहार वस्तु व्यक्ति निष्ठता यानी कि सब्जेक्टिवनेस को अधिक प्रभावित होते हैं। समय और उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्रचलित पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे हास्य की रीतियां, संचय एवं आयोजन, काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन आदि। लेखा अवधि के आधार पर ऐसा न परिवर्तन लेखों की तुलनात्मकता को नष्ट कर देता है तो विभिन्न पक्षकारों के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि इस इलस्ट्रेशन परिवर्तन को बिना ध्यान में रखे हुए निर्णय लिए गए तो अत्यंत खतरनाक होते हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में लेखा अवधि के रिकॉर्ड में एक रूपता रखने पर काफी जोर दिया जाता है। लेखापाल को यह चाहिए कि जिस पद्धति या विकल्प का एक बार चुनाव कर लिया जाए यथासंभव उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कोई एक पॉलिसी फॉलो कर लिया आपने, जहां तक कोशिश हो उसमें परिवर्तन नहीं करो। यदि परिवर्तन अवश्य हो तो इस प्रकार के परिवर्तन और उसके अंतिम खातों पर पड़ने वाले प्रभाव को आप नीचे फुटनोट के रूप में आप उसको दिखाओगे। कि तात्पर्य यह कि अपनाई जाने वाली पद्धति में स्थिरता, स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ताकि लेखों में संगति और तुलनात्मकता बनी रहे। और इससे क्या है, लेखों पे जो संबंधित पक्ष है उनका भी आपका विश्वास बढ़ जाए कि इसके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर हैं। यदि एक व्यवसाय संपत्तियों पर ह्रास की स्थिति स्थायी पद्धति को अपनाता है तो वो उचित नहीं होगा कि प्रतिवर्ष वह विभिन्न पद्धतियों को बदलता रहे और स्टॉक के मूल्यांकन लागत और बाजार मूल्य से कम पद्धति को अपनाकर उसे केवल बाजार मूल्य पर दिखाने की पद्धति अपनाना, मतलब कि चेंज नहीं करना चाहिए। कुल मिला के बात ये, एक बार फॉलो कर लिया तो आप उसको फॉलो करो जब तक कि आपकी सिर के ऊपर से पानी नहीं चला जाता। अब भारतीय कंपनी विधान के अनुसार लेखा अवधि में किस प्रकार का परिवर्तन कंपनी खातों में दिखाना अनिवार्य है। कंपनीज एक्ट है उसमें किस प्रकार का जो परिवर्तन कर रहे हो पॉलिसी में वो दिखाना अनिवार्य है। तो कानून की पालन के परंपरा,
कन्वेंशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और लेखांकन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह वर्तमान कानून संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। जो कानून कह रहे हैं, कानून कहता है कि आप क्लोजिंग स्टॉक को इस फीफो मेथड से फॉलो करोगे तो आपको फीफो मेथड ही फॉलो करना, आप फिर उस केस में आप दूसरा मेथड फॉलो नहीं करना। एक व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के कानून जैसे कंपनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, आयकर अधिनियम, वस्तु एवं जीएसटी सेवा आदि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लेखापाल को चाहिए कि लेखापाल के सभी कानूनों का ध्यान रखें और अंतिम खाते में वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप उनको तैयार करें, जिस हिसाब से कानून कहता है उस हिसाब से तैयार करें। आधारभूत लेखांकन मान्यताएं क्या है? निरंतरता, एकरूपता और उपार्जन, ये इसकी 3 आधारभूत ये है मान्यताएं। इनसे ही आपको क्या है कि सारे नियम इन्हीं से बने, तो इनको तो आपको कंपलसरी फॉलो करना ही करना है। अगर ये कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रही तो आप इनका फुट नोट में, बैलेंस शीट में नीचे प्रॉपर नोट डालोगे कि हमने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या हम बिजनेस बंद करने वाले हैं, नहीं करने वाले, वो प्रॉपर इसमें लिखोगे आप। एक रूपता है कि मैंने पिछले साल भी यही पॉलिसी थी, इस साल भी यही पॉलिसी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसका फुटनोट में इसको जरूर जिक्र करोगे कि पिछले साल हमने पीफो मेथड से की थी, इस साल हमने लिफो मेथड से। अगर आप फुटनोट में ये मेंशन नहीं करोगे तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं माने जाएंगे और आप ये मानेंगे कि आपने कोई सूचना छिपाई है। ऐसे ही उपार्जन का है कि उपार्जन को आप फॉलो करोगे ही करोगे कि जिस साल की इनकम हो उसको उसी साल में बुक करोगे, जिस साल का खर्चा है उसी साल में दिखाओगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, कुछ अलग कर रहे हो, तो आप इसको प्रॉपर लिखोगे। अब ये आपके लेखांकन के समीकरण है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। संपत्ति संबंधी नियम ये है कि एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट अगर बढ़ती है तो क्या होगी? डेबिट। घटती है तो क्या होगी? क्रेडिट। ऐसे अगर लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होगा? क्रेडिट। और घटती है तो क्या होगा? डेबिट। ऐसे कैपिटल की बात करें तो कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्या होगी? क्रेडिट। कैपिटल और लायबिलिटी एक जैसी होती है, कोई फर्क नहीं होता। कैपिटल बस ये हो कि वो मालिक की पूंजी होती है, मालिक का पैसा होता है, लायबिलिटी किसी और से उधार किया होता है। नियम दोनों के एक ही है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट, और घटेगी तो क्या होगी? डेबिट। आय अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, आय अगर घटेगी तो डेबिट। खर्चा अगर बढ़ेगा तो डेबिट, और खर्चा अगर घटेगा तो क्रेडिट। बस ये नियम है इसके, और इसके बाहर कोई अकाउंटिंग नहीं है। ये 4 जो नियम है ना, ये गोल्डन रूल है। इसके बाहर कोई भी अकाउंटिंग नहीं है। दुनिया की कोई सी भी आप अकाउंटिंग एंट्री हो, इससे बना सकते हो। आपको देखना है कि क्या है, वो एसेट है कि लायबिलिटी है, इनकम है कि खर्चा है। बस ये चीज पता कर लिया ना आपने, अब आप देखोगे वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है, अगर एसेट है बढ़ता है तो डेबिट कर दो, घटता है तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी है बढ़ती है तो क्रेडिट कर दो, घटती है तो डेबिट कर दो। इनकम है बढ़ती है तो क्रेडिट कर दो, घटती है तो डेबिट कर दो। और खर्चा है बढ़ता है तो डेबिट कर दो, घटता है तो क्रेडिट। बस इसके बाहर और कुछ अकाउंटिंग है ही नहीं। चाहे आप कोई सी CA फाइनल तक की अकाउंटिंग कर लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं। तो ये आपका जो पहला चैप्टर है बीकॉम का पार्ट फर्स्ट का, या यूँ कह सकते हैं कि आपके 11th-12th का पहला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। 11th-12th में भी आपका पहला चैप्टर यही कहता है, इसी का है, और आपके बीकॉम में भी पहला चैप्टर है वो इसी का है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इसके बाद अपन कुछ प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।